उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर, क्लियर है। शुक्रिया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको मल्टीपोल एक्सपेंशन का बताया था, और उस फार्मूले को दोबारा अगर देखना चाहते हैं आप तो वापस चलते हैं लेक्चर 4 पे। एंड देन एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखा था कहीं, आई होप के यहाँ कहीं होगा। सो कहाँ पे है? हाँ, ये था जनरल एक्सप्रेशन। तो कल हमने मल्टीपोल एक्सपेंशन के लिए ये एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला था, और हमने ये सीखा था कि अगर आपको कोई आर्बिट्रेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दी गई हो और आपसे कहा जाए कि उसका पोटेंशियल निकालें, तो इन जनरल उसका ये पोटेंशियल होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल बेसिकली लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल होता है। जब आप लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को टर्म बाय टर्म एक्सपेंड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसमें पहली टर्म जो है n इज इक्वल टू 0 वाली टर्म, वो मोनोपोल का पोटेंशियल आता है। फिर n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म जो है वो आपके पास डायपोल का पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो ये डायपोल का पोटेंशियल है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक डायपोल ले लें और किसी पॉइंट P के ऊपर उसका पोटेंशियल निकालें, दोनों चार्जेस के पोटेंशियल्स को ऐड करके, तो आप देखेंगे कि आप इस फार्मूले पे दोबारा वापस पहुंच जाएंगे। फिर मल्टीपोल एक्सपेंशन की जो तीसरी टर्म है वो आपको क्वाड्रुपोल का पोटेंशियल देगी। वहां से आप क्वाड्रुपोल मूवमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो उसमें ऑक्टापोल भी आ सकता है और बाकी। तो अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन पता है ऑफ योर पोटेंशियल फॉर एनी आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ता है उसका, यानी एक स्मॉल इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। उसके अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। आपको आर प्राइम डिफाइन करना पड़ता है, विच इज द पोजीशन ऑफ योर चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एंड देन पी एन जो है वो तो आपके पास है ही पॉलिनोमियल। और आर आपको डिफाइन करना पड़ता है। आर वो पॉइंट है जहां पे आपने, या उस पॉइंट तक फासला है जहां पे आपने एक्चुअल पोटेंशियल निकालना है। तो ठीक है, दो फासले इसके अंदर आ रहे हैं, यानी आर और आर प्राइम। और इन दोनों को ज़हन में रखना है कि ये कौन से फासले हैं। आर प्राइम वो फासला है जो आपने ओरिजिन से अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक लिया है। आर वो फासला है जो आपने ओरिजिन से अपने उस पॉइंट तक लिया है जहां पर आपने पोटेंशियल मालूम करना है। तो ये हमने कल तक किया था। तो आज हम डायपोल्स से ही आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के हवाले से हम करना चाहते हैं। तो मैं कल वाली जो डायग्राम है उसको दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, कोई आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर आप एक वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, डी टाउ प्राइम लेट से उसकी वैल्यू है, और आप एक ओरिजिन डिफाइन करते हैं। और उस ओरिजिन से आपके वॉल्यूम एलिमेंट तक जो वेक्टर बनता है दैट इज योर आर वेक्टर, और सॉरी आर प्राइम वेक्टर। फिर आप एक पॉइंट चूज करते हैं कहीं भी आउटसाइड दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां पे एक वेक्टर ड्रा करते हैं आर। और फिर चार्ज से आपका जो पॉइंट होता है वो तो हमेशा हम उसको टिल्डा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दरमियान में यहाँ पे थीटा होता है, राइट। अच्छा, इसमें ये जो ओरिजिन आपने चूज किया है ये भी आर्बिट्रेरी है। आप आपने ये ओरिजिन चूज करके वो पोटेंशियल लिखे थे सारे, लेकिन अगर आप अपने ओरिजिन को यहाँ की बजाय किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें, लेट से यहाँ से आप यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, या आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, या यहाँ पे शिफ्ट, तो जब आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो क्या उससे आपका पोटेंशियल शिफ्ट होता है? तो इसके बारे में डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहा है।
तो इसके बारे में एक मुख्तसर सा कमेंट है करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो केसेस बाय केसेस इन जनरल ये होता है कि ओरिजिन शिफ्ट करने से आपका पोटेंशियल चेंज होता है इन जनरल। अगर आप ना ओरिजिन यहाँ की बजाय किसी और पॉइंट लेट से यहाँ पे ले लेते, तो फिर आपका जो पोटेंशियल आपने निकाला है वो चेंज हो जाता। सो ओरिजिन को शिफ्ट करने से पोटेंशियल इन जनरल चेंज होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ओवरऑल पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होगा। तो उनमें से एक मिसाल मिसाल के तौर पे मैं मोनोपोल की देता हूँ। तो फर्ज करें कि आपके पास एक मोनोपोल है। मोनोपोल का मतलब ये होता है कि आपके पास लेट से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है +Q। चले मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक Q चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, और एक पॉइंट है P, जहाँ पे आप इसका पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। तो आप चार्ज से सॉरी चार्ज से पॉइंट P तक एक वेक्टर ड्रा करेंगे, और वो आपका होगा R वेक्टर। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोनोपोल का पोटेंशियल क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ठीक है। लेकिन अगर अब आप अपने चार्ज को यहां से किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दें, लेट से यहां पर आप इसको शिफ्ट कर देते हैं और आप अपना नया ओरिजिन चूज करते हैं, तो तब आपका जो वेक्टर होगा आप देखिए वो चेंज हो गया। अब उसी लेंथ और उसी डायरेक्शन का नहीं रहा, वो कोई नया वेक्टर बन गया, और उसको मैं अब नाम दूंगा टिल्डा आर का। तो बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन, और लेट से मैंने इसको डी पॉइंट तक शिफ्ट किया है, तो अब ये आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं यहाँ से क्यू गायब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने क्यू को अब ओरिजिन से नए ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया हुआ है, नए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, और उसको अब मैंने ओरिजिन कह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी अब कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं, बट द रिजल्ट विल बी कि आपका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो वही रहेगा जो आपने पहले निकाला है, प्लस उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म भी अब आपको ऐड करनी पड़ेगी, विच विल बी द डायपोल टर्म। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई है, ये आई है क्यू को शिफ्ट करने की वजह से। तो इसका मतलब एक मोनोपोल को का ओरिजिन अगर आप शिफ्ट कर दें, तो उससे आपके टोटल पोटेंशियल में फर्क ये आता है कि आपको मोनोपोल का पोटेंशियल तो वही रहता है, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डायपोल का पोटेंशियल भी ऐड अप करना पड़ता है। ठीक है। तो ये है मोनोपोल के लिए जो फर्क आएगा। डायपोल का इसलिए कि ये जो चार्ज है जिसको आप राइट साइड पे मूव करवा रहे थे, दिस विल एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया है, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, उसको आप एक इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का डायपोल भी है और सिंगल चार्ज भी है। तो इस वजह से दो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आपको ऐड करनी पड़ रही है। सो दिस हैपेंस व्हेन यू शिफ्ट अ सिंगल चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन टू सम अदर प्लेस। ठीक है। और ये आप देखेंगे कि एक चार्ज को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने से डायपोल बन जाता है। ये आपने शायद इलेक्ट्रॉन और होल्स के केसेस में भी स्टडी किया हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मिसाल के तौर पे। तो वो डायपोल भी बनता है, फिर उसमें कंट्रीब्यूशन मोनोपोल की भी आती है। तो इसलिए अगर कोई शख्स आपसे कहे कि किसी जगह पे कोई चार्ज पड़ा है और उसका पोटेंशियल निकालो, तो आप उससे पहला सवाल ये करोगे कि अपना ओरिजिन बताओ, ओरिजिन कहाँ पे है, क्योंकि ओरिजिन के शिफ्ट होने से आपके पोटेंशियल में शिफ्ट आती है। सेकेंड, डायपोल जो है, अच्छा, ये शिफ्ट आने का मतलब ये नहीं है कि मोनोपोल खुद चेंज हो गया है, मोनोपोल का पोटेंशियल वही रहता है। ठीक है। तो चले मैं ये लिख देता हूँ, वी मोनो डज नॉट चेंज। टोटल पोटेंशियल में शिफ्ट आएगा अराउंड द होल यूनिवर्स, लेकिन इट सेल्फ जो मोनोपोल का चार्ज है, पोटेंशियल है, वो नहीं चेंज होगा।
सेकंड केस है डायपोल का, देखते हैं। तो फर्ज करें कि आपके पास एक अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं एक्स वाई कहता हूँ, और इसका कोई ओरिजिन है। अब मैं इस एक्स वाई वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को के ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूं एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, या वही कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा लेट से बाय अ वेक्टर ए, या उसका फासला ए है, और आपको एक नया ओरिजिन मिलता है जो कि ओ प्राइम है। फर्ज करें कि यहां कहीं आपका कोई वॉल्यूम एलिमेंट था डी टाउ प्राइम, जिसकी आप जिसकी आप मालूम करना चाहते थे, जिसकी वजह से आप मालूम करना चाहते थे ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल। तो इट्स अ वाइस वर्सा सिचुएशन। आप ओरिजिन पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे आप पॉइंट ले सकते हैं। तो अब दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो पोजीशन वेक्टर होगा टूवर्ड्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो डिफरेंट होगा। तो प्राइम वाले कोऑर्डिनेट में इसको मैं आर प्राइम कहूंगा, और अनप्राइम वाले सिस्टम में हम उसका नाम अनप्राइम आर रखेंगे। तो ये दो डिफरेंट फासले हैं जो कि आपको नजर भी आ रहे हैं ज्योमेट्रिकली, राइट। तो अब आपको पता है कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला उसका हमने कल पढ़ा था, दैट इज आर प्राइम, वेक्टर में अगर लिखना चाहें तो, एंड देन रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम। अच्छा, मैं फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं, तो इसलिए मैं वेक्टर नोटेशन नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो ये एक डायपोल मोमेंट है का मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है बाय ए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि आपका डायपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, पी प्राइम बन जाएगा, एंड उसको मैं नाम दूंगा आर प्राइम माइनस ए रो ऑफ आर प्राइम डी टाउ प्राइम। तो मैंने ये किया सिंपली, जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो नया जो वेक्टर है वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा आर प्राइम रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम, और फिर माइनस ए, ए तो कांस्टेंट है, वेयर यू हैव ओनली रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम। अब आपको पता है कि रो आर प्राइम और डी टाउ प्राइम बेसिकली क्या है, टोटल चार्ज है। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब है कि पी प्राइम इज इक्वल टू पी माइनस टोटल चार्ज टाइम्स ए। तो क्या हुआ कि ओरिजिन को शिफ्ट करने से आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो भी शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट चेंजेस इफ यू चेंज द ओरिजिन, ठीक है। बट अगर मैं टोटल चार्ज जीरो ले लूं किसी जगह पर, तो फिर आपका पी प्राइम और पी जो है वो इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा केस है जिसमें आप टोटल चार्ज जीरो ले रहे हैं, किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में टोटल चार्ज जीरो है, यानी उसमें कुछ प्लस चार्जेस हैं कुछ माइनस चार्जेस हैं, और वो इक्वल अमाउंट में पड़े हैं, तो वो कैंसल आउट होके आपको टोटल चार्ज जीरो मिलता है। तो सिर्फ टोटल चार्ज जीरो के केस में डायपोल मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। अदरवाइज इन जनरल इस फार्मूले को आप याद रखें कि अगर आपने अपने ओरिजिन को ए फासले से शिफ्ट किया है, तो आपका जो नया डायपोल मूवमेंट होगा वो पुराने डायपोल मूवमेंट में से क्यू टाइम्स ए माइनस हो जाएगा। तो ये एक कोऑर्डिनेट्स के हवाले से बात थी। इसी को आप फिर एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स क्वाड्रुपोल मोमेंट, ऑक्टापोल मोमेंट एटसेट्रा। किसी का कोई सवाल यहाँ तक?
अच्छा, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये ज़मनी बात एक थी तो सोचा इसको भी कर लिया जाए। हमारा जो मेन टॉपिक है जो आज हमने स्टार्ट करना था वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल। बेसिकली नया टॉपिक तो नहीं है क्योंकि आपको पोटेंशियल डायपोल का पहले ही पता है, तो फील्ड निकालना आसान है, आप सिर्फ ग्रेडियंट लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डायपोल। पहले अपना सेटअप करते हैं जी। सेटअप के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूं, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरे पास है y एक्सेस, दिस इज z एक्सेस, ठीक है। एंड इसके साथ ही, सॉरी यहाँ पे, इसके साथ ही आप एक x एक्सिस भी ले लें। तो इसमें अब आपका एक डायपोल आपने लेना है। सो लेट्स से एक डायपोल जो है वो यहाँ पर कहीं पे पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे एक डायपोल पड़ा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड इसलिए बनाया कि आप आपको ये वाजे तौर पे नजर आ सके। और इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो है p। अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट लेना है जहाँ पे आपने इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायपोल के सेंटर से फासला लें आप टुवर्ड्स p। एक्स एक्सिस को मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस बहरहाल हमें चाहिए भी नहीं। तो यहां से आप एक वेक्टर ड्रा करेंगे जो पी तक जाएगा, और उस वेक्टर का नाम आप रखेंगे आर वेक्टर, बिकॉज दैट्स द पोजीशन वेक्टर बिटवीन सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा सेटअप है, और डायपोल मोमेंट वेक्टर और आर वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा बना हुआ है। सो दिस इज द सेटअप। सो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने अलाइन किया है वेक्टर पी को अलोंग द z एक्सिस। तो ये मेरा सेटअप है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और मेरा सवाल ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P अ डिस्टेंस r away from dipole। ओके जी। तो ये है प्रॉब्लम। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। पिछले लेक्चर से हमें पता है, वी नो द पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल। सो v इज इक्वल टू, कल हमने फाइंड आउट किया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r²। आर देखें, ये वो वाला आर आ रहा है जो फासला होता है सोर्स के दरमियान और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के दरमियान। एंड देन आर हैट डॉट पी वेक्टर, ठीक है। तो पी जो है वो डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है। अब अगर आप डायग्राम को गौर से देखें और आप डॉट प्रोडक्ट निकालें आर आर यूनिट वेक्टर डॉट पी वेक्टर का, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r²। पी कॉस थीटा किस तरह बन रहा है कि आप पी वेक्टर जो है जो कि z एक्सिस की तरफ है, उसका आप उसको उसका समझ लें प्रोजेक्शन आर के ऊपर ले रहे हैं, या फिर आर वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वो पी के ऊपर ले रहे हैं। तो दोनों तरह से इसको किया जा सकता है, लेकिन जैसे ये लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि पी वेक्टर का प्रोजेक्शन आर की तरफ लेना है। तो प्रोजेक्शन जब लेना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट में यूज करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को आप एक्सपेंड करें तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड p होगा, और दोनों के दरमियान कॉस थीटा आएगा। दिस इज जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट। तो पोटेंशियल आपको मालूम हो गया। नाउ आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। अब चूंकि यहाँ पर आपके पास आर थीटा आ रहा है, तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे 3 डायमेंशन में।
So using spherical coordinates, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट आएंगे, तो मैं ये इस वेक्टर इक्वेशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूंगा। आर कंपोनेंट होगा माइनस डेल वी बाय डेल आर, थीटा कंपोनेंट होगा माइनस वन ओवर आर डेल वी बाय डेल थीटा, एंड देन ई फाई जो होगा दैट विल बी माइनस वन ओवर आर साइन फाई डेल वी बाय डेल फाई। तो आपका जो पोटेंशियल है, अगर आप गौर करें तो वो फाई से इंडिपेंडेंट है, फाई फाई उसमें नहीं आ रहा। तो जब फाई ना आ रहा हो तो फिर आप थर्ड कंपोनेंट को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, फाई कंपोनेंट। तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम में अजीमुथल सिमेट्री पाई जाती है। मतलब ये कि अपने इस पॉइंट पी को अगर आप एक सर्कल पे घुमाएं तो आपका पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर अजीमुथल सिमेट्री पाई जाती है। बहरहाल, अब आप इनकी वैल्यूज प्लग इन करें तो आपके पास सिर्फ आर कंपोनेंट आएगा और थीटा कंपोनेंट आएगा। ठीक है, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट जो है जीरो हो गया। ठीक है, वाई? बिकॉज नो फाई डिपेंडेंस इन योर पोटेंशियल। और उस वजह से आप कह सकते हैं कि इसमें अजीमुथल सिमेट्री है। सो जस्ट थीटा और फाई कंपोनेंट होंगे और वो आप यहाँ पे अब सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली ई आर क्या होगा, दैट विल बी माइनस डेल बाय डेल आर वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं कि ये सारा बाहर लिख लेते हैं, पी कॉस थीटा ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ डेल बाय डेल आर ऑफ माइनस वन ओवर आर स्क्वायर होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या देगा आपको, टू ओवर आर क्यूब। सो टू पी कॉस थीटा ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आर हैट भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये आर हैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियल कंपोनेंट। सिमिलरली थी ई थीटा निकालें तो वो है माइनस वन ओवर आर एंड देन डेल बाय डेल थीटा है। तो अब आएगा पी ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपका कॉमन आ जाएगा, एंड देन डेल बाय डेल थीटा सिर्फ थीटा पे लगेगा विच इज कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम प्लस पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। थीटा हैट जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ along थीटा कंपोनेंट लिखने के लिए, डायरेक्शन ऑफ द थीटा कंपोनेंट। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपके पास क्या होगा, दैट विल बी ई आर इंटू आर हैट प्लस ई थीटा इंटू थीटा हैट। यानी ई के दो कंपोनेंट हो गए, एक आर डायरेक्शन में और एक थीटा डायरेक्शन में। दोनों की वैल्यू अगर आप प्लग इन करें तो ई विल बिकम, अब चूंकि दोनों में पी कॉमन है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, आर स्क्वायर आर क्यूब भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में सिर्फ आएगा टू कॉस थीटा आर हैट plus sine theta theta hat. So this is your electric field of a dipole. This is the electric field of a dipole. Aligned with the z-axis. और आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे चेंज होगा, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा। प्लॉट करना आसान होता है, आप थीटा इक्वल टू जीरो पे देखें फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू जीरो पे होगा कॉस जीरो वन एंड साइन जीरो जीरो। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पी ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब टू। ठीक है, एंड देन आर हैट। तो इसका मतलब है ये वन ओवर आर क्यूब से वेरी कर रहा है अलोंग द आर डायरेक्शन।
एंड देन सिमिलरली आप डिफरेंट थीटा पे, डिफरेंट आर पे इसको, यानी थीटा फिक्स करके आर पे डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं, या फिर आर फिक्स करके थीटा पे डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं। तो नजर आ रहा है कि थीटा में बेसिकली आपका सोल्यूशन जो है वो ऑसिलेटरी है, यानी थीटा डायरेक्शन में ये ऑसिलेशन कर रहा है। तो अगर आप गौर करें, जहाँ पे मैंने थीटा लिया था, तो थीटा यहाँ पर लिया था। तो अगर थीटा में ऑसिलेटरी है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे निकाला है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो चेंज होगा जैसे जैसे आप थीटा को चेंज करेंगे। सो इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, ठीक है, कि वो आप पी पॉइंट को सर्कल में घुमाएं अजीमुथल सिमेट्री को रखते हुए, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा में ऑसिलेट करेगा। मतलब ये कि इधर को और इधर को इसकी वैल्यू चेंज होगी। सॉरी, रॉन्ग, इधर को और इधर को इसकी वैल्यू चेंज होगी वर्टिकली, बिकॉज थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस। और आर में ये 1/r³ पे जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे वैसे ही पता है कि तो इससे नतीजा क्या निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइपोल का, दैट वेरीज एज 1/r³। और मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट समथिंग न्यू, क्योंकि मुझे ये पता है कि डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो वेरी करता है 1/r² से। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो एक डेरिवेटिव लेने से r²r³ बन जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोई नई बात, हमें नई मालूम बात नहीं मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ से होगा और पोटेंशियल 1/r² से होगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे अगर आपके पास मोनोपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो, तो मुझे पता है वो 1/r से वेरी करता है। तो अगर आपसे पूछूं कि एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता है वो 1/r² होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड सो ऑन। बाकियों के भी आप इसी तरह से मालूम कर सकते हैं। बहरहाल ये बड़ा अहम नतीजा है। और इस रिजल्ट को कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं कि एक ऐसी फॉर्म में लिखें जिसमें हमें, जिसको हम कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म कहते हैं, यानी थीटा पे डिपेंडेंस उसके अंदर जाहिर ना हो रही हो। तो थीटा की डिपेंडेंस को छुपाने के लिए इसको हम एक कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को। उससे पहले यहां तक किसी का कोई सवाल? ओके, नेक्स्ट मैं इसी को कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म में लिखता हूँ। कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म इसको बोलते हैं, जिसमें आपका थीटा छुप जाएगा। सो उसी फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। सो ई डाइपोल मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन पहली दफा लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ और ब्रैकेट में है 2p cos θ r हैट। बस ये थोड़ा सा वेक्टर अलजबरा होना है यहाँ पे। अब इसी को अगर मैं यूं लिख लूं, 2p है तो मैं इसको 3p लिखूं, अगर 3p cos θ, तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा 1p cos θ। ये मैं p cos θ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको साइन साइन थीटा के साथ मिलाना है। सो 3p - p cos θ विल बी सेम थिंग एज द प्रीवियस लाइन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ टेक्निक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो अब आपको पता है कि अब मैंने क्या किया है कि सारी टर्म्स में सिर्फ p cos θ और p sin θ आ रहा है। सो आई कैन जस्ट राइट p cos θ इक्वल टू क्या होगा, बाय डेफिनेशन p वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे r हैट के साथ, और जो p sin θ होगा उसको मैं अब लिखूंगा यूजिंग p वेक्टर अलोंग थीटा डायरेक्शन, और साथ एक माइनस भी आएगा, दैट विल बी sin θ। शाजिया ने किसी ने सवाल किया है फेसबुक पे, आई थिंक जनरल फार्मूला क्या होगा। किस चीज का जनरल फार्मूला? अगर तो डाइपोल का है तो ये स्टार्टिंग में जो पहली लाइन लिखी है
This is the formula for the electric field of a dipole when the dipole is aligned along z axis, और इसमें azimuthal symmetry है. अगर आप azimuthal symmetry जो है उसको आप इग्नोर कर देंगे तो फिर आपकी फाई डिपेंडेंस भी पोटेंशियल में आएगी, तो वो जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस होगा. सो अगर ये डेफिनेशन हम दुरुस्त समझते हैं तो बस अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें. सो ई डाइपोल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 p डॉट r minus p dot r and then r hat plus p sine theta, sorry, minus p dot theta into theta hat. ठीक है. बल्कि एक सेकंड, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं जो शायद, क्योंकि मैंने इसको एक बड़ी मशहूर शक्ल में लेके आना है. अगर मैं अब पी को लिखना चाहता हूँ, पी, या चलें प्लग कर देते हैं, कोई मसला नहीं है. लेट्स यूज द वैल्यूज माइनस पी डॉट थीटा हैट एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा हैट. इसको अगर आप दोबारा रीअरेंज करें तो यूं लिख सकते हैं आर क्यूब 3p वेक्टर डॉट आर हैट माइनस p वेक्टर डॉट आर. तो आर हैट वालों को मैं और थीटा हैट, इनको जरा रीअरेंज करके यूं लिखता हूँ p डॉट आर हैट, सॉरी, p डॉट आर हैट टाइम्स आर हैट, और यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल के इसको प्लस कर लेते हैं, एंड देन p डॉट थीटा हैट एंड दैट्स इट. अब अगर आप गौर करें तो p डॉट आर हैट क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग r, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर है. तो मैग्नीट्यूड अलोंग r इंटू आर डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड अलोंग थीटा एंड देन थीटा डायरेक्शन. तो ये वेक्टर p की डेफिनेशन नहीं है. वेक्टर को यूं ही नहीं लिखते. एक वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर होता है पी एक्स, सॉरी पी आर, चूंकि यहाँ पे आर है, आर हैट प्लस पी थीटा थीटा हैट, अगर आर थीटा आपके कोऑर्डिनेट्स हैं. तो पी आर को मैं लिख सकता हूँ पी आर को लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट आर हैट एंड देन आर हैट, प्लस पी थीटा को लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट थीटा हैट, नॉट थीटा वेक्टर बट थीटा हैट इंटू थीटा हैट. तो राइट साइड इज सेम जैसा कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी हुई है. तो इसका मतलब ये वेक्टर पी लिखा हुआ है. सो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक बड़ी मशहूर शक्ल के अंदर आ गया. दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3p वेक्टर डॉट आर हैट माइनस पी वेक्टर. तो ये एक बड़ी मशहूर शक्ल है जो कई प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगी. सो दिस इज दी अनदर फॉर्म विच इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म. कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे थीटा कोऑर्डिनेट नजर नहीं आ रहा, ना फाई नजर आ रहा है, सिर्फ आर डिपेंडेंस नजर आ रही है. तो आपको सिर्फ एक डायपोल मोमेंट चाहिए और आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल. ठीक है जी. यहां तक कोई सवाल?
अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे चलूंगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 जो है वो खत्म हो चुका है। चैप्टर 3 में हमने क्या कुछ किया है, ये मैं ग्रिफिथ्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक टॉपिक हमने उसमें लैपलेस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ये एक किस्म का रिव्यू दे रहा हूँ। लैपलेस इक्वेशन 3 डायमेंशन में डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 का नाम है। और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स पढ़ना शुरू की कि पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए एक था मेथड ऑफ इमेजेस, और उसके बाद हमने पढ़ी टेक्निक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लैपलास इक्वेशन का सॉल्यूशन लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। स्फेरिकल के अंदर आपको क्या मिलते हैं, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स की शक्ल में सॉल्यूशन मिलता है, आपको यूं कहना चाहिए। और सिलेंड्रिकल के अंदर आपको बेसल फंक्शन या हैंकल फंक्शन वो मिलते हैं। बेसल फंक्शन को आमतौर पर जे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हैंकल फंक्शन को आई थिंक एच से, न्यूमन फंक्शन को न्यू से। ये सारे इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आते हैं, मैं इनकी डिटेल में इसलिए नहीं गया कि ये फिर मैथमेटिकल मेथड्स का कोर्स हो जाता है। एंड हमने इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्कस किया था, तो वहां पे कोई इतनी फैंसी कोई चीज नहीं थी बनी। बहरहाल, तो ये हमने स्टडी की है। और ये चौथा जो आखिरी टॉपिक था, दैट वाज मल्टीपोल एक्सपेंशन। और मल्टीपोल एक्सपेंशन में दोबारा आपका सामना हुआ लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के साथ, कि इन जनरल जो पोटेंशियल होता है किसी भी आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, वो प्रोपोर्शनल होता है समेशन ओवर एन आर प्राइम। बाकी मैं कॉन्स्टेंट्स वगैरह को साइड पे कर रहा हूँ। देन ठीक है, क्या उसके पी एन आएगा उसमें ऑफ कॉस थीटा, बल्कि इसको वी आर थीटा लिखना चाहिए। और ये मैंने लिखा था एजीमुथल सिमेट्री के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एजीमुथल सिमेट्री के लिए अगर सिमेट्री उसमें नहीं पाई जाती तो ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिर ये मेरा ख्याल लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स नहीं, फिर ये बनते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो ये जो सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ ये एजीमुथल सिमेट्री के साथ है। अगर एजीमुथल सिमेट्री नहीं होगी तो फिर आपके स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी साथ आएंगे। तो आपका टोटल सोल्यूशन रेडियल पार्ट होता है, और वाई एल एम थीटा फाई दोनों होते हैं। वाई एल एम थीटा फाई के अंदर फिर पी एल एम आपका आता है कॉस थीटा, ठीक है। एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स इनको बोलते हैं, लेकिन अगेन वो अलग डिटेल है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो हमने एक प्रॉब्लम आसान कर लिया था नो फाई डिपेंडेंस लेकर, एजीमुथल सिमेट्री लेकर, और दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। मतलब इससे मिलता जुलता कोई सॉल्यूशन आता है। 1/r भी आता है, सॉरी इंटीग्रेशन भी नहीं मैंने लिखी, और 1/r⁴ भी आता है n+1। पूरा ही लिख दिया मैंने फार्मूला, आर प्राइम डी टाउ प्राइम। प्रोपोर्शनल से मुराद है कि यहाँ कूलम कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ बस। तो ये खुलासा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स ग्रिफिथ्स चैप्टर 3 का। तो पिछले 4 दिनों में आज के दिन को मिला के हमने ये सब कुछ सीखा है। और मुझे उम्मीद है कि ये इन टॉपिक्स में से अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए, देखिए इनकी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ग्रिफिथ ने बहुत से एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप खुद से सॉल्व करें, और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से सॉल्व करें। अगर आप उनको कर लेते हैं, सारे प्रॉब्लम तो नहीं होंगे जाहिर है, पहली अटेम्प्ट में कभी भी नहीं होते, लेकिन अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स
समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना है, इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखना है, तो आई थिंक ये मोर देन इनफ होता है किसी कोर्स के अंदर, कि अगर आपको अप्रोच समझ आ गई कि किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना है। ठीक है। ओके, सो अब चलते हैं चैप्टर 4 की जानिब, जिसमें हम हकीकी दुनिया के थोड़ा सा और करीब हो जाएंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है वो वैक्यूम में नहीं होती, ये सारा काम हम वैक्यूम में करते रहे। तो अब हम मटेरियल्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा घुसने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि मटेरियल्स के अंदर क्या हो रहा होता है। सो चैप्टर 4 ऑफ ग्रिफिथ्स है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर के बारे में बात करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर। तो मैटर से हमारी क्या मुराद है? फिजिक्स में जब हम मैटर का लफ्ज बोलते हैं तो उससे क्या मुराद होती है? उसकी जो जनरल डेफिनेशन है, ज्यादा डीप डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम नहीं पढ़ रहे। तो क्लासिकल इलेक्ट्रो वर्ल्ड में मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सदफ, आपका सवाल मेरे ख्याल पिछले टॉपिक में से है, तो मैं वापस जाता हूँ, उस सवाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका सवाल जो है वो है साइन थीटा के हवाले से। तो वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर आपने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। ठीक है, यही सवाल है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आ गया? तो मैंने आपसे अर्ज की थी कि किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन लिखनी हो किसी भी डायरेक्शन में, तो आप उसको यूं लिखते हैं। तो यहाँ पर जो P है आपका, विच इज दिस वन, ठीक है, तो ये है आपका P, और दिस इज योर R वेक्टर। ठीक है। तो मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूं समझने के लिए। राइट। तो अगर आपको पहली बात समझ आ गई है कि P डॉट R में ले रहा हूं, और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा रहा हूं कि P का मैग्नीट्यूड P है, R यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और डॉट प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे कॉस थीटा है। तो यहाँ पे P साइन थीटा जो है, इसको भी मैंने इसी लॉजिक के जरिए क्या किया कि अपने वेक्टर P का प्रोजेक्शन मैंने लिया है अलोंग थीटा डायरेक्शन। दिस इज नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, मैं बार बार लफ्ज बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन। जब आप वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो आमतौर पर उसको डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, या अगर आप सादा लफ्जों में चाहें तो आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड फार्मूला लगा लें। तो देखें, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी आ जाएगा, थीटा हैट है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और डॉट प्रोडक्ट आपको कॉस थीटा देगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक माइनस साइन आया हुआ है। वो माइनस साइन बेसिकली क्या कर रहा है कि वो थीटा प्लस 90 करके कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा बना रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको साइन थीटा नजर आ रहा है। राइट। और याद रखें, ये थीटा यहाँ पर स्केलर नहीं है, ये एक डायरेक्शन है, इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर स्मॉल एंगल्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्मॉल एंगल के लिए ट्रू होगा, बिकॉज लार्ज एंगल्स के अंदर आप उसको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट नहीं कर पाते। तो ठीक है, ये थोड़ा सा बस ज्योमेट्री से, ये माइनस साइन शायद आपने इग्नोर किया था, लेकिन माइनस साइन को इंक्लूड करें तो आपको वो थीटा की समझ आ जाएगी कि कॉस से साइन कैसे बना है। ओके।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके सर, लेकिन जो आर कैप है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमने माइनस किया तो आपने जस्ट बाद में उसको एक वेक्टर के साथ रखा है, तो वो कैसे? दो वेक्टर है ना। ओह सॉरी, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। आई थिंक आप इस स्टेप की बात कर रहे हैं ना। तो जी। हाँ, ये गलती है मेरी, यहाँ पे आर हैट आएगा। तो मैंने मेरा ख्याल आंसर में भी नहीं लिखा, हाँ, यहाँ पे आर हैट आएगा। सो थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो मैं इसको जरा करेक्ट करके लिख लेता हूँ। ये आएगा 3p डॉट आर हैट माइनस पी वेक्टर। शुक्रिया। और ये बात इसलिए भी ठीक थी कि पी डॉट आर तो स्केलर क्वांटिटी है, तो एक स्केलर को वेक्टर में से माइनस नहीं कर सकते आप। तो वेक्टर्स अलजेब्रा के मुताबिक वेक्टर में से वेक्टर माइनस होता है, तो यहाँ पे आर हैट आना चाहिए था। थैंक यू फॉर द करेक्शन। ओके, सो चलो आगे चलते हैं, अगर कोई और सवाल नहीं है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर। तो मैंने जैसे बताया कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम मैटर से मुराद लेते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्ज करें, प्रॉब्लम अब ये है कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है। एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके अंदर पाया जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके बाहर स्प्रेड हुआ होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं। और जितना चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव होता है, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव होता है। तो नेट चार्ज जो है वो इन जनरल एटम का न्यूट्रल होता है, अनलेस के आप इसको आयोनाइज करें। तो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, और इस न्यूट्रल एटम के लिए के अंदर नेट चार्ज जीरो है, ठीक है, न्यूट्रल इसीलिए। तो उसमें क्या होता है कि जी आपके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ नेगेटिव चार्ज है वो उसके बाहर जो है वो पड़ा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं अपने इस एटम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, ठीक है, सो लेट्स से इस डायरेक्शन में मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, और चूंकि ये एक्सटर्नल है, बाहर से मैंने अप्लाई किया, तो मैं इसको ई एक्स टी लिखता हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, जहाँ पे वो इनवर्ड होती हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां पे वो आउटवर्ड होती हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक तरह से एक अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस इस एटम के ऊपर लगेंगी। तो अगर इस रीजन में मैं एटम के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और आपका न्यूट्रल एटम जो है वो रहेगा तो न्यूट्रल ही, लेकिन चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो इस को हम कहते हैं कि इसके अंदर एक डायपोल बन गया है। अभी मैं बहुत सिंपल पिक्चर ले रहा हूँ सिंगल एटम के लिए। तो क्या होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप एक डायपोल मूवमेंट डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट, ठीक है। अब ये डायपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सो P विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इसको आप अल्फा टाइम्स ई एक्सटर्नल लिख सकते हैं। तो ये पहली हमारी इक्वेशन है मैटर के अंदर, कि मैटर के अंदर चूंकि चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट मकदार में मौजूद है, एटम की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल एटम की, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो न्यूट्रल एटम की हमने ली है। तो न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट आउट हो गए, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डायपोल मूवमेंट पैदा हो गया हो। और ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन उसी सिमत में होती है जिस सिमत में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड देन ये रिलेशन उनके अंदर बनता है, ठीक है। इसमें ये जो अल्फा है इसका एक नाम भी रखा हुआ है, इसको बोलते हैं, चूंकि ये बताता है अल्फा इज द स्ट्रेंथ, के कितने इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बड़ा डायपोल बनेगा।
या डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, यानी राइट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो इन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो ये आपको स्ट्रेंथ बता रहा है कि कोई गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन डायपोल मूवमेंट, किसी गिवन डायपोल में कितना मूवमेंट पैदा करेगा। सो इसलिए अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट हैज अ नेम। चूंकि ये एटम के लिए हमने लिखा है तो उसको बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब किसी एटम के अंदर कितनी सलाहियत पाई जाती है कि वो एक डायपोल बन जाएगा अगर मैं बाहर से उस पर फील्ड अप्लाई करूं। ये बात समझ में आई पोलराइजेबिलिटी की, कि किसी एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो एक डायपोल बन जाएगा अगर मैं उसके ऊपर फील्ड अप्लाई करूंगा। और ये हर एटम के लिए डिफरेंट होता है। छोटे एटम के लिए पोलराइजेबिलिटी कम होती है, बड़े एटम्स के लिए पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, मिसाल तौर पे हाइड्रोजन के लिए मेरा ख्याल है कि वो पॉइंट में होगी, पॉइंट समथिंग। ठीक है, आई थिंक कि ग्रिफिथ ने शायद इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी हो कि डिफरेंट एटम्स जो हैं, क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंटली इनको मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी है। सो आपको मुख्तलिफ डाटा मिल जाएगा। ये डाटा हर साल अपडेट होता है। जस्ट विकीपीडिया पे जाएं और लिखें जी हाइड्रोजन, मिसाल के तौर पे अल्फा एच जो है वो आप देखेंगे कि वो 1 से कम होगा, इज लेस देन 1। मुझे अब एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 1 से कम होता है। लेकिन अगर आप सीजियम का लिखेंगे, रुबिडियम का लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो विल बी वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, वो बहुत बड़ा होगा, वेरी वेरी लार्ज देन 1। ठीक है, तो सीजियम का जो एटम है उसको पोलराइज करना मुश्किल होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन का एटम है उसको पोलराइज करना आसान होगा। सही कहा मैंने। ठीक है, तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसका डायपोल मोमेंट भी तो बड़ा है ना। सो ये है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अच्छा, यही काम जो है आप ले सकते हैं मॉलिक्यूल से भी। लेकिन इससे पहले कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे जाएं, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो ये कि अगर आप एटॉमिक मॉडल, एक सिंपल सा एटॉमिक मॉडल लें, ठीक है, एक सिंपल एटॉमिक मॉडल लें, तो मैं उसके लिए इस पोलराइजेबिलिटी को निकालना चाहता हूँ। सो सिंपल एटम एटॉमिक मॉडल, चलो कह लें ये सिंपल एटॉमिक मॉडल। समझ लें कि मतलब बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि ये रियल नहीं है, लेकिन इससे आपको बात समझ आएगी कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो क्या है। सो अगर मेरे पास एक सफियर है और ये सफियर बना हुआ है नेगेटिव चार्जेस का, ठीक है, यानी इस सफियर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है कहीं पे। तो इसके सेंटर के ऊपर मैं एक इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लेता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि सफियर का जो रेडियस है वो ए के बराबर है। अब हम ये करते हैं कि, और ये एक न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वही बात जो मैंने ऊपर की है उसी की। तो इसमें सिंपलिसिटी ये है कि हमने एक स्फेरिकल मॉडल लिया एटम का, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। और सारा न्यूक्लियस भी जो है वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं होता, तो इसलिए हमने सिंप्लीफाई किया है कि एक पॉइंट चार्ज है, सेंटर जो है उसके ऊपर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। एंड देन मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, यानी इस पूरी सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, एक ही बात है। सो लेट्स अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को साइड पे मूव कर देगा। सो जहां पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था वो वहां से हटकर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लेट्स से कि वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू अब यहाँ पे आ गया तो सेंटर से वो हट गया। और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन से साइड पे हो गया, तो मैं सफियर को भी थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ।
तो ये मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट की तरफ मूव कर गया और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। तो आप देखें कि ज्यादा एरिया जो है वो आपको इस तरफ को मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एरिया है सफियर का वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। अब अगर क्या होगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि एक खास वक्त के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे, और वो तब तक इस पोजीशन में रहेंगे जब तक एक्सटर्नल फील्ड कांस्टेंट रहेगा। फिर आप एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाना शुरू करें तो इनके अंदर मजीद फासला होगा। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपका एक्सटर्नल फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये पूरे का पूरा सफियर जो है ये उठ के इधर को आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया है, और ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर से इसके साइड से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, तो हम कहते हैं कि ये आयोनाइज हो गया। तो ये आयोनाइजेशन लिमिट पे हम नहीं जाना चाहते, हम इसको आयोनाइजेशन लिमिट से पहले पहले डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इस सफियर को वापस ले जा रहा हूं। ठीक है, सो बिफोर आयोनाइजेशन आपको पता है कि दोनों जो फोर्सेस होंगी दोनों तरफ से जो लग रही हैं उनके दरमियान एक बैलेंस मौजूद है। सो आप यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूक्लियस को दाएं तरफ धकेल रहा है, वो बैलेंस कर देगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पैदा हो रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, क्योंकि इनके दरमियान भी तो एक फोर्स लग रही है ना। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई इंटरनल, और ये अपोजिट होगा टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल का नाम रखने के लिए मैं इसको ई कह लेता हूँ, ई एक्स टी, जैसा मैंने पहले कहा था। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो ई इंटरनल विल बी इक्वल, नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली, तो मैं मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड लिखूंगा क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। सो ई एक्सटर्नल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ई इंटरनल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? अब ई इंटरनल को अगर आप देखें तो वो एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की कि जैसा कि आपका ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ एक डायपोल मूवमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था इस पहली एग्जांपल में। तो यही काम अब दोबारा हो रहा है, बस फर्क ये है कि पी जो है वो याद रहे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। सो ई इंटरनल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायपोल है तो डायपोल का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, विच आई कैन राइट ए क्यूब। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे नहीं अब लिखा हुआ फार्मूला, बट जो फार्मूला हमने भी डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल, तो वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। और रेडियस चूंकि यहाँ पे आर की बजाय ए है तो ए क्यूब आ गया। ठीक है, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इंटरनल के बराबर होगा, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर ए क्यूब। और अगर क्यू डी की जगह पे आप पी लिख लें, और पी आपको पता है डायपोल मोमेंट होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यू कैन राइट द एक्सटर्नल फील्ड आल्सो। अब अगर आप यूज करें यूजिंग ई, मैं बेसिकली निकालना चाह रहा हूं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, राइट। सो यहां से मैं P को लिख सकता हूं, P विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब टाइम्स ई एक्सटर्नल। सो बट आल्सो मुझे पता है कि P इक्वल होता है अल्फा टाइम्स ई एक्सटर्नल, जो कि स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन पढ़ी थी। दोनों को कंपेयर करें तो आपको एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का फार्मूला मिल जाएगा, ए क्यूब। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी।
इसमें जो ए क्यूब है ये आपको क्या बता रहा है? अगर आपके पास वॉल्यूम लेना हो सफियर का तो वो क्या होता है, क्योंकि हमारा एटम एक सफियर है यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो आर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब, विच मीन्स के 4 पाई ए क्यूब को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। सो इस फार्मूले को दोबारा लिख लेते हैं। 4 पाई ए क्यूब की जगह पे आ जाएगा 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का कोई नाम रख लेते हैं, लेट्स से स्मॉल वी। सो दिस बिकम्स 3 एप्सिलॉन नॉट वी। चलो पूरा वॉल्यूम ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है उसका ये फार्मूला हमने निकाला, और ये बड़ा जनरल सा फार्मूला है, देखें, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इससे आपको एक चीज नजर आ रही है कि अल्फा और अल्फा बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे आपका एटम का वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा। सो इनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो जितने बड़े एटम को आप लेंगे उतना बड़ा उसका एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कोफिशिएंट होगा। मतलब ये कि उतना हार्ड उसको पोलराइज करना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी कि हाइड्रोजन को पोलराइज करना आसान है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है, सो इट्स लेस देन 1। लेकिन अगर आपके पास सीजियम है तो सीजियम एक बड़ा एटम है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसको पोलराइज करना भी काफी मुश्किल होगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बहुत बड़ा होता है। तो ये सादा सी लॉजिक से देखें आप, एक सादा सी मिसाल लेके, बहुत ही सिंपल मॉडल लेके हमने एक जनरल सी बात पता कर ली। अब जाहिर है एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉर स्मॉल सम एटम्स, यानी सिंपल एटम्स के लिए जिनमें बहुत ज्यादा, फॉर सिंपल एटम्स ये मॉडल जो है वो ठीक रहता है, लेकिन फॉर ऑल एटम्स ये मॉडल ठीक नहीं है। फॉर सिंपल एटम्स यू कैन फॉलो दिस मॉडल, ठीक है। उनको आप एक स्फीयर के तौर पे ले सकते हैं अंदर, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, आप ज्यादा एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियस लेते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट होता जाता है, ठीक है। तो ये एक मिसाल थी इसकी। यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब मॉलिक्यूल में ये होता है, अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स में भी पोलराइजेशन होती है और उनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, बल्कि चलो उससे भी पहले एक मिसाल देते हैं। मॉलिक्यूल, जस्ट मॉलिक्यूल, नॉट पोलर। पोलर मॉलिक्यूल का अपना अपनी पोलराइजेशन होती है। बहरहाल मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास हैं एटम्स की बजाय, तो मॉलिक्यूल जो है ना वो बड़ी, दे आर नॉट एज सिंपल एज एटम्स। मॉलिक्यूलों में बहुत कुछ होता है, और पूरी फिर आगे मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री और एडवांस जो वर्क है वो फिजिक्स में मिसाल के तौर पे, या फिजिकल केमिस्ट्री में आप उनको स्टडी करते हैं। फिजिक्स में भी कुछ लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं यूजिंग डिफरेंट फिजिक्स टेक्निक्स। तो उसमें ये होता है कि मॉलिक्यूल का एक एक्सिस भी होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल ले लें, ठीक है। अगर आपके पास CO2 मॉलिक्यूल है और CO2 को आप जो है वो कार्बन यहाँ पे लगाते हैं, ऑक्सीजन आप यहाँ पे लगा लेते हैं, और दूसरी ऑक्सीजन भी आप यहाँ पे लगा लेते हैं, तो इसमें ये होता है कि इस मॉलिक्यूल का अपना एक एक्सिस बन जाता है जिसको पोलर एक्सिस बोलते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इसमें भी डायपोल या पोलराइजेशन होती है। इन जनरल अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ, किसी एंगल पे है, यानी आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल आपके किसी एटम या आपके किसी मॉलिक्यूल स्पेशली के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो उस केस के अंदर ठीक है, इसमें ये तो मेरे ख्याल सिमेट्रिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कोई और मॉलिक्यूल की मिसाल लेनी लेनी पड़ेगी। ये तो सिमेट्रिक है, आई थिंक सो।
अगेन मुझे मॉलिक्यूलों का इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जस्ट मिसाल दे रहा हूँ कि तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड जो है और आपका जो डायपोल मोमेंट है या पोलराइजेशन है, एक्सेस है, वो दोनों अलाइन होते हैं। लेकिन जनरली फॉर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका पोलराइजेशन एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं होगा। फॉर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, अब उसकी कोई मिसाल मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन आप अगेन गूगल कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि कोई मॉलिक्यूल होगा और लेट्स से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमत में अप्लाई किया, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह करके पड़ा हुआ है। तो मतलब ये कि वो उसका जो एक्सेस है, पोलराइजेशन एक्सेस, वो कोई एंगल बना रहा है एज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस के अंदर जब आप पी लिखते हो तो वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक पोलराइजेशन। तो उसमें आपका जो ये जो अल्फा ई होता है, इसको आप दो हिस्सों में लिखते हो। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट अल्फा परपेंडिकुलर एंड ई परपेंडिकुलर, एंड देन अल्फा पैरेलल ई पैरेलल। ठीक है, यानी एक कंपोनेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हो ना, एक इसका कंपोनेंट जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है ना, ये वेक्टरल वेक्टरल जबरा है, अगेन नथिंग इंटरेस्टिंग। इन जनरल अगर आप इस फार्मूले को लिखना चाहें, फर्ज करें कि अगर आपके पास कोई ऐसी डायरेक्शन है कि आपका पोलराइजेशन एक्सिस बहुत, आपका मॉलिक्यूल इस तरह से है कि वो बहुत से पोलराइजेशन एक्सिस बना रहा है, यानी वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, और उसके अंदर एक एक्सिस जो है वो दाएं तरफ को बन रहा है, एक एक्सिस बाएं तरफ को बन रहा है, एक एक्सिस इस तरफ को बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक अप्लाई किया हुआ है। तो उस केस में ये होता है कि जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो हर एक्सिस, हर कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल आप उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इन जनरल इसके लिए हम टेंसर फिर इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं आईएथ एक्सिस के लिए डायपोल मोमेंट लिखना चाहता हूँ, तो वो इक्वल होता है समेशन ओवर जे आई जे ई जे। ठीक है, सो दिस इज इन जनरल द ith एक्सिस डायपोल मोमेंट। और अल्फा आई जे जो है, इसको फिर बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी टेंसर। सो इट बिकम्स अ टेंसर, और इसके अंदर सारे कंपोनेंट आते हैं, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स, जेड एक्स, एक्स जी, सारे 9 के 9 कंपोनेंट इसमें आएंगे अगर आई जे 3 डायमेंशन है तो। पोलराइजेबिलिटी टेंसर, ठीक हो गया। तो ये जनरल फार्मूला है। 1 डायमेंशन में ये सिंपली, या 3 डायमेंशन में अगर आपका एक्सेस जो है वो सिर्फ परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट रखता है तो फिर ये वेक्टर बन जाता है, अदरवाइज इट्स अ टेंसर। अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इतना ज्यादा उस पर आपने भी नहीं सोचना। वो जब आप मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री करेंगे तो, या फिजिकल केमिस्ट्री या इस तरह का काम करें, तो वहां पे ये चीजें भी आपको फिर पता होनी चाहिए। लेकिन बेसिक आइडिया सेम ही है कि एटम और मॉलिक्यूल में भी जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली आपके एटम या मॉलिक्यूल के एक्सिस जो है वो पोलराइज, डिफरेंट एक्सिस में पोलराइज होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा एक्सिस में पोलराइज हो सकते हैं, एटम्स आमतौर पे एक ही एक्सिस में पोलराइज होते हैं। तो एटम्स आर मच सिंपलर देन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो आप कर लें, वरना मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा। दो तीन चीजें और हैं छोटी छोटी, वो कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बात की, यहां तक जो हम बात कर रहे थे वो ये होता है कि कुछ एटम्स जो, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके वो खुद ब खुद पोलराइज हुए होते हैं, उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स,
उसमें मिसाल जो है मैं लूंगा वो वाटर की है, H2O। ठीक है, वो भी एक मॉलिक्यूल है। तो उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो उसके साथ एक्सेस बना रही होती हैं। H पॉजिटिव इधर लग जाता है और H पॉजिटिव इधर लग जाता है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 105 डिग्री होता है। तो उससे ये होता है कि देखें, आपको ऐसा नजर आ रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डायपोल मूवमेंट जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यूं डिजाइन कर सकता हूं ना, कि एक डायपोल मूवमेंट इस तरफ को जा रहा है और एक डायपोल मूवमेंट इस तरफ को जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल होता है ना। तो जब दो वेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से जा रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कहाँ पे बनता है? उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस सिंबल में बनेगा, पी में। चलो इनको P1 P2 कह लें। तो जो P होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो इन दोनों के हेड टू टेल रूल लगा के आप चेक कर लें, वो इस सिंबल में बनेगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज अरेंज्ड। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि एक डायपोल मूवमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो लेट्स से यू हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सटर्नल, तो वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा, और सच दैट कि जो नेगेटिव है ऑक्सीजन के ऊपर मुर्तकिज होगा नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इफेक्टिवली, अगर मैं इसको जी एक्सिस कह लूँ, तो जी एक्सिस की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। असल में तो वो 105 डिग्री के एंगल पे पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वेक्टर एनालिसिस मुझे बता रहा है कि इन दोनों का जो इफेक्ट होना है वो इस पॉइंट पे होना है। इसको मैं फिर नेट पॉजिटिव कह सकता हूँ। तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक किस्म का डायपोल ही बन रहा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये पोलराइज हुआ होता है। अह, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड मतलब यूनिफॉर्म है, तो ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी फोर्स लगाता है, नेगेटिव चार्ज भी फोर्स लगाता है, तो उन दोनों की जो फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी ये होती है। और यहाँ पे फोर्स कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, पहले हमने नहीं की थी, लेकिन चलो, बिकॉज फोर्स इज नथिंग बट F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स E प्लस एंड E माइनस, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, F प्लस और F माइनस इक्वल है, सो नेट फोर्स इज जीरो। तो पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर आपके दोनों आइन जो हैं वो एक जैसे हैं, पॉजिटिव आइन H प्लस जैसा कि यहाँ पे है। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है, मतलब हर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी है। कोई और मॉलिक्यूल है, मसलन फर्ज करें कि यहाँ पे कोई बड़ा मॉलिक्यूल पॉजिटिव लगा हुआ है और यहाँ पे कोई छोटा पॉजिटिव एटम लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस आता है। और इस केस में फिर हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म केस है, या नेट फोर्स नॉन जीरो है। बट फॉर वाटर मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक जैसा ही पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, सो इस वजह से दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप, तो इसकी वजह से टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाती है। उसके बाद फोर्स जीरो होने का ये मतलब नहीं होता कि टॉर्क भी जीरो हो जाती है। सो देर इज अ नेट टॉर्क, एक टॉर्क बहरहाल इस पे पैदा होती है, और वो टॉर्क बेसिकली क्या करती है, वो ये जो डायपोल मूवमेंट है ग्रीन वाला, उसको रोटेट करने की कोशिश करती है। यानी अगर आपका मॉलिक्यूल जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अ, आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल एक्सिस की तरफ है, लेट से, लेकिन आपका वाटर मॉलिक्यूल इस तरह पड़ा हुआ था कि उसका डायपोल मूवमेंट टुवर्ड्स, मतलब वो कोई एंगल बना रहा था। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल मूवमेंट को पैरेलल करने की कोशिश करेगा। अपने पैरेलल करने की कोशिश में
ये इस डायपोल को रोटेट करवाएगा। तो ये वो रोटेशन है जो टॉर्क मांगती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देयर इज अ नेट टॉर्क। और टॉर्क को आमतौर पे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है कि टॉर्क का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो इस केस में फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे फोर्स लगेगी चार्जेस पे। सो इसलिए टॉर्क के दो कंपोनेंट होंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए टॉर्क होगी प्लस में लिखेंगे आप उसको, आर क्रॉस एफ, और नेगेटिव चार्ज के लिए आर माइनस एफ माइनस, ये नेट नेट टॉर्क होगी। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मोमेंट आर्म, तो चूंकि ये डायपोल रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर, आप डायपोल की पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, यानी पूरा डायपोल उठा के आप साइड पे नहीं रोटेट करवा रहे, बल्कि डायपोल अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा है। और अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेपरेशन को डी से रिप्रेजेंट करें, डी वेक्टर से, तो जो सेंटर होगा डायपोल का वो क्या बनेगा, डी/2, डी/2। सो मोमेंट आर्म जो होगा वो होता है पिवट पॉइंट से फोर्स पॉइंट का फासला। तो पिवट पॉइंट है सेंटर ऑफ द डायपोल, और एज जो है वो डी/2 पे पड़ा हुआ है जहां पे फोर्स लग रही है। सो दिस विल बिकम डी/2 क्रॉस, फोर्स को मैं लिख सकता हूं QE। अब ई दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए मैं इसको ई ही लिखूंगा, प्लस, अब दूसरे केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो आप साथ माइनस भी अप्लाई करेंगे। सो माइनस डी/2 एंड क्रॉस माइनस QE। तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो इज इट माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा ना, वाई माइनस, माइनस में क्यों कह रहे थे, अच्छा वो माइनस चार्ज के लिए, ठीक है। सो होल्ड ऑन, इज दिस करेक्ट? सो अगर मेरे पास, लेट्स से डायग्राम बनाते हैं, ये मेरे पास अगर डी वेक्टर है और ये इसका सेंटर है, तो ये डी/2 होगा, ये भी डी/2 होगा। और फर्ज करें कि यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ को लगेगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगा, राइट। और अगर ये मेरा नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस तरफ को लगेगी और ये F नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, आई होप कि ये समझ आ रही है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए जो फोर्स होगी, मैं अपना फार्मूला असल में वेरीफाई कर रहा हूँ, उसके लिए आएगी प्लस QE, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहना है, सो F माइनस विल बी इक्वल टू माइनस QE। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरा ये कि जब मैं मोमेंट आर्म लूंगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मोमेंट आर्म इस डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सो वन ऑफ देम विल बी नेगेटिव। इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में सही लिखा था। सो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस, सो माइनस एंड माइनस। ये बात समझ में आ रही है ना जो मैंने किया अभी? सिंपल FSC का मैथ है, जस्ट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। ओके, सो वेरीफाई हो गया। नाउ N विल बी इक्वल टू, चूंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, D/2 प्लस D/2 के आपको देगा D एंड देन Q क्रॉस E। बट QD मुझे पता है क्या होता है, डायपोल मोमेंट वेक्टर। सो N टॉर्क को मैं लिख सकता हूं P क्रॉस E। सो दिस इज द टॉर्क ऑन अ डायपोल in an external electric field।
जब आप एक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगी वो ये होगी, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखें, काम आता है किसी वक्त। इसके बाद एक और चीज, आई थिंक ये आपने शायद पहले की हो, मुझे करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी को भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। एनर्जी होता ये है कि अगर आपके पास फर्ज करें कि एक डायपोल है जो कि इस तरह से पड़ा हुआ था, एक्स एक्सिस के अलोंग एक डायपोल पड़ा हुआ है, और मैं वाई एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो टॉर्क लगने की वजह से टॉर्क मैक्सिमम होगा। टॉर्क लगने की वजह से ये डायपोल अपनी रोटेट करेगा अराउंड इट सेंटर। ठीक है, तो अगर इसका ये सेंटर है तो ये डायपोल रोटेट करके इधर को आ जाएगा। और अगर मैं एक्सिस ड्रॉ कर लूं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ डायपोल मोमेंट एक एंगल बना रहा है। तो ये जो काम हुआ है कि आपका डायपोल एक्स एक्सिस से रोटेट करके वाई एक्सिस की तरफ गया है, तो इस काम से क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। तो इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि टॉर्क इस केस में क्या बनेगी, तो P क्रॉस E होती है टॉर्क। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, P E साइन थीटा, एंड देन Z डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है ना, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें। अगर आप एक्स वाई प्लेन में घुमा रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव जी एक्सिस में आपकी टॉर्क जाएगी। ये तो पता है ना, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो जी हैट, सो अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी stored in the dipole or electric field whatever, U will be equal to, तो देखें जब आपका डायपोल एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ था तो इसका एंगल वाई एक्सिस के साथ कितना था, 90 डिग्री। और जब ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फिर इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। सो आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम π/2 टू 0। और पीई, ये जो टॉर्क है इसके अंदर ही ये फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों वर्क की फॉर्म में होते हैं। सिंपली आप ये करेंगे कि थीटा पे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसलिए मैंने थीटा का नाम जो है वो रख दिया। लेकिन ये अपोजिट सिमत में भी जा सकता है, तो इसलिए इन जनरल इसको थीटा कह रहे हैं। हम थीटा की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इन जनरल। सो पीई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा को इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस थीटा आता है, सो माइनस कॉस थीटा। एंड देन अगर आप लिमिट पुट करें π/2 से थीटा, so this will, sorry, plus, so this will become PE cos theta, no there is a minus, sorry, फिर भूल गया हूँ माइनस, क्योंकि माइनस कॉस होता है ना, माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। सो माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये जो माइनस पीई कॉस थीटा है, इसको हम पी डॉट ई वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द एनर्जी stored in a dipole due to a dipole in an external field. ओके, तो हमने डायपोल की काफी डिस्कशन कर ली है, और हम ये बार बार बात करते जा रहे हैं कि जब आपके पास कोई एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, तो उसके अंदर एक डायपोल क्रिएट हो जाता है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। वो डायपोल क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, या आइंस होते हैं मॉलिक्यूल्स में,
जो आपस में जुड़े होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ, तो उनका एक एक्सिस बन जाता है जो डायपोल एक्सिस कहलाता है या पोलराइजेशन एक्सिस कहलाता है। और वो पोलराइजेशन एक्सिस जो है वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी भी स्टोर होती है और उसके अंदर टॉर्क भी लगती है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फोर्स जीरो होती है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फोर्स नॉन जीरो होती है, बिकॉज एफ प्लस और एफ माइनस इक्वल नहीं होते, बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को। और लास्ट, मैं चाहता तो था कि इससे भी आगे चलते, लेकिन टाइम ऑलमोस्ट खत्म है हमारा। सो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और आप उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी, ठीक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये कोई वुड है, ग्लास है, वट एवर, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको आप एक एक्सटर्नल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या होगा? तो आप सिंपली ये सिंपल अप्रोक्सीमेशन बना सकते हैं कि चूंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एटम्स से मिलके बना हुआ है, तो एटम्स जो है, हर एटम जो है वो एक डायपोल बना लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, छोटे छोटे डायपोल इसके अंदर बन जाएंगे। ये जितने भी मैं बना रहा हूँ ये छोटे छोटे डायपोल। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे कि जिनमें सारे डायपोल आपस में अलाइन हो जाएंगे। ये सारे डायपोल जो अलाइन हो रहे हैं ये मिल मिला के एक बड़े इफेक्ट को जन्म देते हैं, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और इसको पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको बताता है डायपोल मोमेंट्स, ठीक है, जितने भी आपके डायपोल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चलो मैं इसको भी फार्मूले में नहीं लिखता। तो डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल दीज डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में अगर इसको यूनिट वॉल्यूम करार दे दें तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। तो इसका मतलब है कि एक फॉर सिंगल डायपोल मैं लिख सकता हूं, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कोई एक डायपोल पड़ा हुआ है और उसका आप डायपोल मोमेंट लिखना चाहते हो, तो उसको मैं सिंपली इस डेफिनेशन के मुताबिक P इक्वल्स कैपिटल P टाइम्स डी टाउ प्राइम इंटीग्रल लिख सकता हूँ, वेयर डी टाउ प्राइम जो है वो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, डी टाउ प्राइम। और इस तरह से आप फिर आगे चलते हैं और इस पोलराइजेशन के जरिए फिर आप एक रिलेशन निकालते हैं बिटवीन पोलराइजेशन एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग द पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद बाउंड चार्जेस आ जाते हैं, वो फिर डिस्कशन आगे चलती रहेगी। होपफुली नेक्स्ट ईयर जो भी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे उन टॉपिक्स को फिर वो आगे लेकर चलेंगे। लेकिन जो बुनियादी आइडियाज थे डेवलप करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो यहीं तक है। इसके बाद फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स है, और फिर उसके बाद आप डायनामिक्स पे जाते हैं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर ये सारे का सारा काम चूंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हो रहा है, तो इसको फिर आप रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स बनाते हो, यानी आप इसमें हाई स्पीड चार्जेस की मुतारफ करवाते हो। फिर आप जाते हैं क्वांटम लिमिट पे, जहाँ पे यही फील्ड जो है वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बनता है, जो कि पार्टिकल फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे अब हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो आप कर लें। ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल है तो भी कर लें।
नहीं सर, स्टिल कोई question नहीं है। ठीक हो गया। चले, मैं यहाँ पर फिर स्टॉप करूंगा। आखिर पे चूंकि आज आखिरी दिन है, आप लोगों को गुड लक। जो भी आप फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आ, दिल लगा के पढ़ें, मेहनत करें। और अगर कोई मोटिवेट नहीं करता तो खुद अपने आप को मोटिवेट करें। और ये बात जहन में रखें कि अगर दुनिया का एक इंसान भी फिजिक्स सीख सकता है तो फिर आप भी सीख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।